हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में अध्ययन करेंगे पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, जिसका डिटेल संपूर्ण अध्ययन करेंगे हम लोग। इसमें देख लेते हैं पौधे में जनन, रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो प्लांट में, पौधों में जो जनन है, जनन की 3 विधियां होती हैं। पहला जो जनन होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वर्धी, या इसको हम कायिक जनन भी कहते हैं। दोस्तों, वर्धी जनन पौधे के किसी भी भाग से, फ्लावर वाले पार्ट को अगर छोड़ दें तो पौधे के किसी भी भाग से, जड़ से, तना से, पत्ती से, किसी से भी अगर नए पौधे का निर्माण होता है तो उसको कायिक या वर्धी जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। दूसरा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन की कुछ विधियां होती हैं पौधों में। इसमें केवल एक ही जनक, एक ही पेरेंट भाग लेता है। अगर एक ही पेरेंट के द्वारा नए पौधे का फॉर्मेशन होता है तो उसको अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे मुकुलन है, बडिंग क्रिया है, बीजाणु जनन है, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? अलैंगिक जनन के अंतर्गत आएंगे। यहाँ पर जो अपना टॉपिक है, मेन टॉपिक है, वो है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, इसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। इसी से लैंगिक जनन कंप्लीट होता है। तो लैंगिक जनन पढ़ेंगे पौधों में। तो सर्वप्रथम अपन देख लेते हैं यहाँ पर पुष्प के नर जनन अंग को क्या कहते हैं। तो जैसे आप लोग जानते हैं, पुष्प के नर जनन अंग को पुमंग या एंड्रोसियम कहते हैं। पुमंग या एंड्रोसियम यह पुष्प का नर जनन अंग है। इसकी इकाई को पुंकेसर कहते हैं दोस्तों, पुंकेसर, या इसको हम स्टेमन कहते हैं। और यहाँ पर देख लेंगे, जो एक पुंकेसर की अगर हम संरचना देखते हैं तो इस टाइप की संरचना इसमें दिखाई देगी, जिसमें पुंकेसर का निचला जो पतला भाग होता है, इसको हम फिलामेंट कहते हैं या हम पुतंतु कहते हैं। और दोस्तों, इसका जो ऊपरी वाला भाग होता है, यही मेन भाग है, तो इसको हम एंथर कहते हैं या हम इसको परागकोश कहते हैं। दोस्तों, इसी के अंदर परागकण का निर्माण होता है। तो हम लोग सबसे पहले इस एंथर की संरचना देख लेते हैं। टीएस ऑफ एंथर, अगर हम इसको काट कर देखें, अगर हम परागकोश को काट कर देखें तो उसकी संरचना किस टाइप की दिखाई देगी, ये हम इसमें समझ लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम इसको काट कर देखें, इसका अध्ययन करें, तो यहाँ पर इस टाइप की इसमें संरचना दिखाई देगी। परागकोश की संरचना जो है वो इस टाइप की दिखाई देगी। इसमें 2 पालियां रहती हैं। परागकोश में, एंथर में 2 पालियां होती हैं और प्रत्येक पाली में 2 परागपुट होते हैं। तो दोस्तों, ये जो हमने बनाए हुए हैं, इसको हम परागपुट या परागकोष्ठ कह सकते हैं, और इसको हम पॉलन सैक कह सकते हैं। पॉलन सैक कह सकते हैं, या इसको हम लघु बीजाणुधानी भी कहते हैं, क्योंकि इन्हीं परागपुटों के अंदर ही किसका निर्माण होता है? पराग कणों का निर्माण होता है, पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है, जो कि लघु बीजाणु होता है। और यहाँ पर इस प्रकार की अपन संरचना देखेंगे। इसमें ये कंडक्टिव डक्ट है, या इसको संवहन पूल बोल सकते हैं। अगर हम परागकोश की अनुप्रस्थ काट देखें तो इसके सबसे बाहर की तरफ एक गहरा स्तर होता है, और इस सबसे बाहर वाले जो स्तर है, इसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। सबसे बाहरी स्तर को एपिडर्मिस कहा जाता है, और इसके अंदर 2 से 3 कोश के मोटा स्तर होता है। इसको अपन बोल सकते हैं, इसके एपिडर्मिस के जस्ट नीचे की तरफ जो स्तर होता है, उसको बोलते हैं एंडोथीसियम। एंडोथीसियम स्तर होता है, और उसके बाद जो स्तर है उसको हम मिडिल लेयर कहते हैं, मध्य स्तर कहते हैं। और इसके बाद जो सबसे आखिरी जो स्तर होता है, इस सबसे अंतिम वाले स्तर को हम टेपिटम स्तर कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे बाहर से अंदर की तरफ ये प्रत्येक पराग पुटों के चारों तरफ ये संरचनाएं होती हैं, और ये जो परागपुट है, इसको घेरे हुए जो स्तर होता है टेपिटम, यही वो स्तर है जो पोषक स्तर बनाते हैं। जब लघु बीजाणुओं का निर्माण हो जाता है, तब ये टेपिटम स्तर नष्ट होकर के और उस पराग कणों को पोषण प्रदान करते हैं। इसके बाद देखते हैं, इसमें अनेक कोशिकाएं भरी होती हैं। इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? परागपुट के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, उन कोशिकाओं को कहते हैं
पराग मात्र कोशिकाएं, इनको पराग मात्र कोशिकाएं कहा जाता है या पॉलन मदर सेल इनको कहा जाता है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉलन जो मदर सेल्स हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन्हीं से परागकणों का निर्माण होता है। जब इन पॉलन मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो प्रत्येक पॉलन मदर सेल से 4 पराग कणों का निर्माण होता है, या इसको पॉलन ग्रेन कहते हैं। पॉलन ग्रेन कह सकते हैं या इसको हम लघु बीजाणु कहते हैं। लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर इसको कहा जाता है। और माइक्रोस्पोर जो होता है, लघु बीजाणु जो होते हैं, ये एक कोशिका होती है जो कि आगुणित होती है। आगुणित मतलब हैप्लॉइड होती है, क्योंकि इसका निर्माण किससे होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन से। चूंकि परागकणों का निर्माण होता है अतः वो कैसे होते हैं, आगुणित होते हैं। अगर हम और जब ये एंथर परिपक्व हो जाता है, जब ये एंथर परिपक्व हो जाता है तो यहाँ से पराग ये फट जाते हैं और फटने के बाद जो परागकण हैं वे बाहर निकल जाते हैं। अब हम थोड़ी सी परागकणों की भी संरचना देख लेते हैं कि परागकण की संरचना कैसी होती है, लघु बीजाणु की संरचना कैसी होती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, अगर हम एक परागकण की संरचना देखते हैं तो परागकण के चारों तरफ 2 स्तर होते हैं। दोस्तों 2 स्तर जो पाए जाते हैं, सबसे बाहरी स्तर एक्जाइन कहलाता है, जो कि क्यूटिन नामक पदार्थ का नुकीला कटीला होता है। इसके अंदर एक केंद्रक होता है, जीवद्रव्य भरा होता है। एक्जाइन के अंदर वाली जो पतली झिल्ली होती है इसको इंटाइन बोलते हैं, और ये मध्य में न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, और इसमें साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है। तो ये संरचना एक परागकण की होती है। इसके बाद ये तो था नर जनन अंग, इसमें हमने बताया हुआ है। अब अपन देख लेते हैं थोड़ा सा मादा जनन अंग किस प्रकार होती है, उनमें कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि मादा जनन अंग को जायांग कहते हैं, और जायांग मतलब गाइनोसियम, और इसकी एक इकाई को दोस्तों कहते हैं अंडप। अंडप या इसको हम कार्पल कहते हैं, कार्पल या हम पिस्टल भी कह सकते हैं। अगर हम इसकी संरचना देखें तो कुछ इस टाइप की दिखाई देती है, और इसका सबसे ऊपरी वाला भाग वर्तिकाग्र कहलाता है, और मध्य वाला भाग इसका वर्तिका कहलाता है। इसको हम स्टाइल बोलते हैं, इसको हम स्टिग्मा बोलते हैं, और सबसे जो निचला वाला भाग होता है इस फूला हुआ, इसको हम अंडाशय कहते हैं, और इसको हम ओवरी भी कह सकते हैं। और ओवरी के अंदर अनेक गोलाकार संरचनाएं लगी हुई, छोटी छोटी संरचनाएं लगी हुई दिखाई देती हैं, जिनको हम बीजांड कहते हैं। दोस्तों अगर जनन समझना है तो बीजांड या ओव्यूल की संरचना अवश्य है, आवश्यक आना चाहिए। तो दोस्तों ये थी जायांग की संरचना। अब अपन इसमें लगे जो बीजांड हैं, बीजांड जिस संरचना पर, जिस स्तर पर लगे होते हैं यहाँ पर अंडाशय की भित्ति से, उसको हम बीजांडासन कहते हैं। बीजांडासन या प्लेसेंटा पर ये संरचनाएं जो होती हैं वो लगी हुई पाई जाती हैं। अब एक बीजांड की अगर अपन संरचना देखते हैं तो बीजांड जो होता है इसका गुरु बीजाणुधानी होती है, क्योंकि बीजांड के अंदर ही मादा युग्मक का निर्माण होता है। जैसे नर युग्मक का निर्माण किसके अंदर होता है, तो नर युग्मक का निर्माण परागकणों के अंदर, परागपुट के अंदर होता है। इसी प्रकार मादा युग्मक का निर्माण भी यहाँ होता है। तो थोड़ी सी इसमें समझ लेते हैं अपन बीजांड की संरचना या ओव्यूल स्ट्रक्चर समझ लेते हैं किस टाइप की संरचना होती है। तो सबसे पहले इसका जो मुख्य मेन भाग होता है, बीजांड का जो मुख्य भाग होता है, इसको हम न्यूसेलस कहते हैं। न्यूसेलस ये इसका, या हम इसको कह सकते हैं बीजांड काय कह सकते हैं। ये बीजांड का मुख्य भाग होता है। इसको घेरे हुए कुछ आवरण होते हैं, कुछ अध्यावरण होते हैं। तो इस अध्यावरण पूरे नहीं होते हैं, जो इस टाइप की संरचना होती हैं। तो ये आउटर इंटेगुमेंट एंड इनर इंटेगुमेंट 2 भागों में, तो इनको हम इंटेगुमेंट कह सकते हैं, या इसको हम अध्यावरण कह सकते हैं, जो कि इसको न्यूसेलस को चारों तरफ से घेरे रहते हैं। और अध्यावरण जहां नहीं पाए जाते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक छिद्र होता है, इसको हम बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड द्वार कहते हैं, या हम इसको बोल सकते हैं
माइक्रोपाइल कह सकते हैं। और इसके न्यूसेलस के अंदर एक थैलेनुमा एक कोश संरचना पाई जाती है। इस संरचना को हम भ्रूण कोश कहते हैं, भ्रूण कोश, या हम इसको एम्ब्रियो सैक कहते हैं। और एम्ब्रियो सैक के अंदर ही किसका निर्माण होता है, मादा युग्मक का निर्माण होता है। और यहाँ देख लेते हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक होते हैं। और ऊपर की तरफ 3 केंद्रक होते हैं और नीचे की तरफ भी 3 केंद्रक होते हैं। 2 केंद्रक बीच में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार इसमें देखेंगे जो केंद्रक बीजांड द्वार की तरफ होते हैं उनमें से 2 छोटे केंद्रकों को कहते हैं सहायक, इनको कहते हैं हम सहायक कोशिकाएं, या हम इनको बोल सकते हैं सहायक कोशिकाएं, या इनको हम कह सकते हैं सिनर्जिड्स सेल। और ये जो गोलाकार संरचना थोड़ी सी बड़ी होती है इसको अंड कोशिका कहते हैं, अंड कोशिका, या हम इसको एग सेल कह सकते हैं। इनका निर्माण अर्धसूत्री विभाजन से होता है, इसलिए ये अगुणित होते हैं। और जिस तरफ से ये अध्यावरण निकले हुए हैं उस पार्ट को हम यहाँ पर निभाग बोलते हैं, या इसको हम चैलेजा कह सकते हैं। और चैलेजा की तरफ जो 3 कोशिकाएं भ्रूण कोश में हैं, तीनों कोशिकाओं के समूह को प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं। प्रतिमुख कोशिकाएं इनको कहा जाता है, या हम बोल सकते हैं एंटीपोडल सेल कह सकते हैं। इसके अलावा बीच में जो 2 केंद्रक हैं आपस में मिल जाते हैं, इनको हम ध्रुवीय केंद्रक कह सकते हैं, या हम इसको द्वितीयक केंद्रक कह सकते हैं। तो ये द्वितीयक केंद्रक होते हैं। और चूंकि ये 2 केंद्रकों के मिलने से बनते हैं अतः ये 2n होते हैं, अर्थात इसमें जो गुणसूत्र होते हैं दोगुने होते हैं। और बीजांड एक वृंत के द्वारा जुड़ते हैं बीजांडासन से, उसको हम बीजांड वृंत कहा जाता है, इसको बीजांड वृंत कहते हैं, या दोस्तों इसको हम फ्यूनिकल कह सकते हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं अपन किस प्रकार फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन होता है, किस प्रकार परागण की क्रिया जो है वो कंप्लीट होती है। इसमें आप बीजांड की संरचना आप समझ गए होंगे। तो यहाँ हम समझेंगे अब डबल फर्टिलाइजेशन। जितने भी पुष्पीय पौधे जो होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, ये सभी एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं, एंजियोस्पर्म पौधे होते हैं। तो इसमें अपन समझ लेते हैं कैसे इसमें निषेचन की फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। तो यहाँ पर अपन थोड़ा सा पुष्प की संरचना यहाँ समझ लेते हैं। तो पुष्प की संरचना इस टाइप की रहेगी। यहाँ पर ये पुष्पासन बनाया हुआ है, यहाँ इस टाइप की संरचना आ जाएगी। और ये हमने यहाँ पर लगा दिए हैं पुंकेसर, और ये होगा इनके दल, ठीक है। तो इस प्रकार इनकी संरचना रहेगी। यहाँ पर रहते हैं बाह्यदल। ये हमने एक थोड़े से, ये क्या है, पुष्पासन है, थैलेमस है, पुष्पासन, या हम इसको बोल सकते हैं थैलेमस। और यहाँ देख लेते हैं ये जो हैं ये एंथर हैं, पराग कोश हैं, ये पराग कोश, इसको हम एंथर बोलते हैं। और एंथर के अंदर ही परागकण बनते हैं। और यहाँ ये अंडाशय वाला भाग है, अंडाशय, इसको हम ओवरी कहते हैं। ऊपरी भाग ये वर्तिकाग्र कहलाता है, या इसको हम स्टिग्मा कहते हैं। और यहाँ पर लगे रहते हैं क्या, बीजांड वाला भाग यहाँ पर लगा हुआ रहता है। बीजांड वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर इस टाइप से लगा रहेगा। ये बीजांड है, बीच में द्वितीयक केंद्रक, ऊपर की तरफ प्रतिमुख कोशिकाएं, और यहाँ पर सहायक कोशिकाएं, एक अंड कोशिका। तो अब यहाँ देखें हम निषेचन क्रिया कैसे होती है। तो सबसे पहले जैसे ही परागकोश के अंदर परागकण बन जाते हैं, ये परागकण बन जाते हैं। अब दोस्तों जैसे ये परागकोश फटेंगे तो ये परागकण बाहर निकल आते हैं। परागकण वायु के द्वारा, जल के माध्यम से, या किसी भी प्रकार से ये क्या होंगे, ये वर्तिकाग्र पर जाएंगे, क्योंकि इन्हें अंकुरण करना है अगर परागकणों को, तो वो कहाँ करते हैं, तो वर्तिकाग्र के ऊपर करते हैं। तो यहाँ पर चूंकि परागकणों का वर्तिकाग्र पर जाना ही कौन सी क्रिया कहलाती है, परागण क्रिया कहलाती है। यहाँ समझ लें पॉलिनेशन। पॉलिनेशन जो क्रिया है ये क्या है,
मतलब परागकोश से परागकणों का निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचने की जो क्रिया है ये परागण या पॉलिनेशन कहलाता है। अब पॉलिनेशन जो है दो प्रकार से हो सकता है पुष्पों में, एक तो हो सकता है स्वपरागण और दूसरा इसको बोलते हैं हम सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा हो सकता है परपरागण, इसको बोलते हैं हम क्रॉस पॉलिनेशन। तो स्वपरागण माने एक ही पुष्प के उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर अगर परागकण गिर जाते हैं तो वो स्वपरागण है, उसमें एक ही पुष्प रहेगा। लेकिन परपरागण किसे है, तो एक पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिर जाएं तो उसको परपरागण कहते हैं। परपरागण के लिए किसी माध्यम जैसे वायु है, जल है और कीट हैं, इनकी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे पॉलिनेशन क्रिया के बाद ये यहाँ पर उड़कर आ गए और यहाँ पहुँच गए कहाँ, तो ये जो परागकण हैं वो यहाँ आ जाएंगे, परागकण यहाँ पर आ जाएंगे, पोलन ग्रेन वर्तिकाग्र के ऊपर आ जाएंगे और अब वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर जर्मिनेशन होगा, वहाँ पर अंकुरण होगा, परागकणों का अंकुरण। अब यहाँ देख लेते हैं परागकणों का अंकुरण कैसे होता है। तो ये परागकण में क्या होता है, एक केंद्रक होता है बीच में, ये केंद्रक सर्वप्रथम विभाजित होगा और ये विभाजित होगा समसूत्री विभाजन के द्वारा, जिससे दो केंद्रक बनेंगे। एक बड़ा सा केंद्रक बनेगा जिसे हम वर्धी केंद्रक कहते हैं, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और एक छोटा बनेगा जिसे हम जनन केंद्रक कहते हैं, जनरेटिव न्यूक्लियस, और बाद में एक कोशिका बनाएगा और यहाँ से जहाँ ये छिद्र होता है जनन छिद्र, वहीं से एक नलिका निकलती है। इस नलिका को हम पराग नलिका कहते हैं या हम इसको बोल सकते हैं पोलन ट्यूब कह सकते हैं। और जब पोलन ट्यूब का निर्माण हो जाता है तो ये दोनों केंद्रक इसमें आ जाते हैं, एक जनन कोशिका है ये और ये जो है ये वर्धी केंद्रक है। वर्धी केंद्रक जो है बाद में नष्ट हो जाता है, लेकिन जो जनन कोशिका है विभाजित होगी और विभाजित होकर ये दो क्या बनाएगी, दो युग्मक बनाएगी। तो इस प्रकार ये दो नर युग्मक बन जाते हैं, दो नर युग्मक का निर्माण होता है। नर युग्मक कहाँ बनते हैं, मेल गैमीट का निर्माण कहाँ होता है, तो ये सारी प्रोसेस जो वर्तिकाग्र है ना, तो यहाँ पर ये सारी प्रोसेस होती है। इस प्रकार परागनलिका बनेगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये अंडकोशिका है, ये अंडकोशिका होती है और ये वाला जो भाग है ये द्वितीयक केंद्रक है। अब यहाँ पर परागनलिका बनेगी, परागनलिका बनने से ये अंदर की तरफ परागनलिका चलेगी। इस परागनलिका में दो मेल न्यूक्लियस होंगे और ये बीजांड द्वार से परागनलिका अंदर प्रवेश कर जाएगी और अंदर ये फट जाएगी। फटने से दो नर युग्मक यहाँ मुक्त हो जाएंगे। एक नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से क्रिया करेगा और एक नर युग्मक किससे, एक नर युग्मक अंडकोशिका से क्रिया करेगा। और क्रिया करने के बाद क्या बनाएंगे ये हम यहाँ पर समझ लेते हैं। हमने यहाँ एक जो प्रोसेस बताई हुई है कि इसमें दो नर युग्मक हैं, दो नर युग्मक में से जो बीजांड है, बीजांड वाला भाग है, उसके अंदर जो भ्रूण कोश है, भ्रूण कोश में जो पहला वाला नर युग्मक है, ये जो नर युग्मक होता है पहला वाला आगुणित है, ये किससे क्रिया करेगा, तो ये अंडकोशिका से क्रिया करेगा। किससे क्रिया करेगा, अंडकोशिका भी आगुणित होती है, नर युग्मक, ये दोनों क्रिया करते हैं और क्रिया करने के बाद ये बनाते हैं द्विगुणित युग्मनज बनाते हैं। द्विगुणित युग्मनज या इसको हम डिप्लॉयड जाइगोट कहेंगे, जाइगोट बनेगा यहाँ पर। और इस क्रिया को नर युग्मक अंडकोशिका से जब संयोजित होती है, मिलती है, तब इस क्रिया को ही निषेचन कहते हैं, निषेचन क्रिया कहते हैं, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, फर्टिलाइजेशन कह सकते हैं, फर्टिलाइजेशन, या हम इसको सिनगेमी भी कह सकते हैं, सिनगेमी की जो प्रोसेस है वो भी कह सकते हैं। और जो दूसरा इसमें जो मुक्त हुआ है, दूसरा नर युग्मक जो है वो किससे क्रिया करेगा, तो यहाँ दूसरा नर युग्मक क्रिया करेगा, दूसरा नर युग्मक भी एन होता है और ये किससे क्रिया करेगा, तो जो बीच में द्वितीयक केंद्रक है इससे क्रिया करेगा, द्वितीयक केंद्रक से क्रिया करेगा, ये 2n होता है। तो दोस्तों यहाँ देखें एक n आगुणित ये 2n, तो ये जब क्रिया करते हैं
तो इसको तिर संयोजन या तिर संलयन कहते हैं। तिर संलयन इसको कहा जाएगा, या तिर संयोजन बोल सकते हैं हम, ट्रिपल फ्यूजन। इसको क्या कहेंगे हम? ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। ट्रिपल फ्यूजन की जो प्रोसेस है ये रहेगी। और ये बनाते क्या हैं? तो सर्वप्रथम ये बनाएंगे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाएंगे। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जो कैसा होगा? 3N। ये बाद में विकसित होकर क्या बनाता है? तो ये भ्रूणपोष बनाता है दोस्तों। इसको हम एंडोस्पर्म कहते हैं, एंडोस्पर्म कहते हैं। और ये जो द्विगुणित जाइगोट है, जाइगोट विकसित होकर क्या बनाता है दोस्तों? भ्रूण बनाता है। और ये 2N होता है, एम्ब्रियो बनाता है, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो ही डेवलपमेंट, जब एम्ब्रियो में विकास होता है तो यही जाकर के एक नवोद्भिद पौधा, एक सीडलिंग प्लांट का निर्माण करता है। तो यहाँ पर ये इस टाइप से निषेचन है, ये निषेचन हुआ, ये संयोजन हुआ, ट्रिपल फ्यूजन। और ये चूंकि आवर्तबीजी पौधों में दोनों क्रियाएं होती हैं, इसलिए इसको हम दोहरा निषेचन कहते हैं। दोहरा निषेचन किसमें पाया जाता है? तो आपको बताना है केवल एंजियोस्पर्म प्लांट में, केवल आवर्तबीजी प्लांट में ही डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है, जो डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है उसकी खोज नवाश्चिन ने की थी दोस्तों। नवाश्चिन नामक वैज्ञानिक ने द्विनिषेचन की खोज की थी। अब दोस्तों यहाँ पर कौन, जब निषेचन हो जाएगा तब उसके बाद कौन पुष्प का कौन सा भाग किस भाग में परिवर्तित होगा? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो जाइगोट होता है वो भ्रूण बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। और ये जो द्वितीय केंद्रक होता है ये त्रिसंयोजन के बाद भ्रूणपोष एंडोस्पर्म बनाता है। दोस्तों एंडोस्पर्म जब भ्रूण विकास करता है, डेवलप करता है, उस समय पोषक पदार्थों को, मतलब भ्रूणपोष एक प्रकार का पोषक पदार्थ है, एंडोस्पर्म जो विकसित हो रहे भ्रूण के लिए पोषण प्रदान करता है। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाएगी, पुंकेसर गिर जाएंगे, वर्तिकाग्र गिर जाएगी, सारी चीजें गिर जाएंगी। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो अंडाशय था, ये अंडाशय आगे जाकर के फल बनाएगा, फ्रूट। तो कौन सा भाग फ्रूट बनाएगा? फल कौन सा बनाएगा? अंडाशय बनाएगा। और अंडाशय की जो भित्ति है वो फल भित्ति बनाएंगी। इसके अलावा जो इसके अंदर बीजांड लगे हुए हैं, जितने बीजांड लगे होंगे उनसे उतने बीज बनेंगे। तो बीज का निर्माण किससे होगा? सीड का निर्माण किससे होगा? तो बीजांड या ओव्यूल से होता है। और दोस्तों यहाँ पर बीज का निर्माण हो गया, फल का निर्माण हो गया, भ्रूण से नवोद्भिद पौधे का निर्माण होगा, और भ्रूणपोष पोषक ऊतक प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार ये डबल फर्टिलाइजेशन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है। पूरा डिटेल हमने इसमें शॉर्ट करके आपको बताया हुआ है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें।